नमस्ते। आज के टॉकथॉन में आपका फिर से स्वागत है। अ, ये हमारा हर मंथली एक महीने का कार्यक्रम होता है जिसमें हम एक 12 घंटे का टॉकथॉन करते हैं। सितंबर माह में चूंकि मैं बाहर था, लद्दाख ट्रेवल कर रहा था, इसलिए वो अ, आखिरी शनिवार को करते हैं, महीने के आखिरी शनिवार को। तो हो गया और उसके कारण ये लगा कि नहीं, अक्टूबर में 20 में ही कर लिया जाए, क्योंकि फिर अक्टूबर का अंतिम सप्ताह बहुत देर हो जाएगी। ये बहुत से घटनाक्रम होते हैं जिसमें आपसे हमसे बहुत सी बातें छोटी छोटी करनी होती है, समझनी होती है। तो आज का जो मुख्य विषय है वो यही है कि हमारा कमजोर होता लोकतंत्र। ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द चर्चा करनी है। और जो पहला विषय है, जो पहला हम इसको 12 घंटे में बांट के रखते हैं, 12 अलग अलग विषय पे बात करते हैं। आज का जो पहला विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो यह है कि चेंजिंग चीफ मिनिस्टर टू हाइट फेल्योर। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी सियासी दल हो, वो अभी एक नया उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने चुनाव आने से जस्ट पहले या तो चीफ मिनिस्टर बदल रहे हैं या पूरा मंत्रिमंडल बदल दे रहे हैं या कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ साफ कार्रवाई लग रही है कि लोगों को आपने जो काम नहीं किए हैं, जो आपको काम करने चाहिए थे, उसकी जवाबदेही से आप भाग रहे हैं। क्योंकि 4 साल, 4.5 साल एक कोई व्यक्ति, एक मंत्रिमंडल रहता है और वो मंत्रिमंडल हट जाता है, नए चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। तो वैसे ही जैसे आज की तारीख में कहा जाता है कि भाई वो सारी गलती नेहरू की, सारी गलती इंदिरा जी की, उसी तरह से शायद ये भी कहा जाएगा कि ये गलती तो उस 4 साल वाले होती है, हम क्या करें, हम तो जल्दी आ गए। मैं कुर्बान अली साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि देश की आजादी के समय जो जो हम लोगों की समझ में आता था कि ये सरकार जनता के लिए थी, जवाबदेह जनता की थी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब सरकार पार्टी के लिए जवाबदेही हो गई है। मतलब हर एक सरकार का मंत्री जाके पार्टी के सामने अपने पार्टी आला कमान के सामने हाथ जोड़े रहता है, मुझे क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, मुझे चेंज करो ना करो। तो ये जवाबदेही का वो जो गोल पोस्ट है वो शिफ्ट हुआ है क्या कुर्बान अली साहब? मतलब जनता से अब पार्टी ज्यादा सर्वोच्च हो गई है। कुर्बान अली साहब। शुक्रिया आनंद भाई। आपने बड़ा मौजू विषय उठाया है। असल में जो मसला है वो ये है कि जो हमारे यहाँ एक तो ये बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तीसरी दुनिया के देशों में शायद अकेले ऐसे देश हैं जहाँ पिछले 70-75 वर्षों में लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है चुनाव की दृष्टि से। यानी कोई सैनिक तानाशाही नहीं रही, कोई राजशाही नहीं रही, और 19 महीने का इमरजेंसी का कार्यकाल छोड़ दीजिए जो एक बदनुमा दाग है। तो भारत ने डेमोक्रेसी को बहुत मैच्योर तरीके से एडॉप्ट किया है और उसको मजबूत किया है, ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर सर्वोच्च पद तक। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, या एक मामूली घर का व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, या मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले 30-40 सालों में देश में राजनीति हुई उसमें कहीं ना कहीं और इसकी शुरुआत इंदिरा जी से हुई कि वो जब एक तानाशाही प्रवृत्ति उनके अंदर आई और उन्होंने ये तय किया 69 के कांग्रेस के विभाजन के बाद, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस स्टॉलवर्ड्स को उन्होंने एक तरह से फिक्स कर दिया जो नेहरू को भी नहीं गर्दानते थे उनको। और उसके बाद विभाजन हुआ और विभाजन के बाद 71 के मध्यावधि चुनावों के बाद जब वो एब्सोल्यूट लीडर बनकर के उभरी तो उन्होंने फिर जिसको चाहा मुख्यमंत्री बनाया, जिसको चाहा मंत्री बनाया, और उसमें न तो पार्टी में जवाबदेही थी न जनता के बीच जवाबदेही थी। और ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। लेकिन उसके मुकाबले में जो विरोधी पार्टियां आई, यानी पहले तो जनता पार्टी 1977 में जिसका कार्यकाल 2.5 साल का रहा, और उसके बाद 80 से 90 तक फिर कांग्रेस का 10 साल तक एक छत्र राज रहा। और उसके बाद अब आजकल जब से ये भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ है, जो पार्टी कहती थी कि पार्टी विद ए डिफरेंस, और जिसने ये भी साबित किया कि विभिन्न राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने वो कोई बड़े नेता नहीं थे, मामूली लोग थे, उनको किया गया। लेकिन कांग्रेस कल्चर जो एक है वो अब
भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में भी प्रिवेल कर गया है, और उसमें ये कि साहब हम जिसको चाहेंगे उसको नामित करेंगे। तो ये दिल्ली से मुख्यमंत्री के नामित होने का, नॉमिनेट किए जाने का जो सिलसिला है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा, या संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अभी हमने पिछले दिनों देखा, राज्यसभा में विरोध पक्ष का नेता बदला गया, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने। सोनिया गांधी ने एक लेटर लिख दिया राज्यसभा के चेयरमैन को कि ये हमारे नेता होंगे। अरे उसमें आप उन्हीं को बनाते, लेकिन जो एक तरीका है, एक परिपाटी है कि भाई संसदीय दल की बैठक होती, उसमें वो लोग चुनते, और कोई भी सोनिया गांधी की नॉमिनेशन को खारिज नहीं करता। उसी तरह से जो ये गुजरात के मुख्यमंत्री का पद हो, या छत्तीसगढ़, या माफ कीजिएगा उत्तराखंड, और दूसरे राज्यों में जो 4-5 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया, वो बिल्कुल वही इंदिरा गांधी के शासन के तरीके की याद दिलाता है कि जिसको वो पसंद कर लेती थी वही नॉमिनेट कर दिया जाता था। लेकिन तब भी विधायक दल की बैठक होती थी। अब तो विधायक दल की बैठक होने का की जो एक रस्म है वो भी नहीं हो रही है। तो ये एक डेक्लाइन आया है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, और इसमें अब कोई दल अछूता नहीं रह गया है वामपंथी दलों को छोड़कर। मैं अजीत झा साहब को भी डिस्कशन में ले लूं। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आनंद भाई, कुर्बान अली साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं एक चीज ये प्रोफेसर साहब समझना चाह रहा हूँ, पहले मतैक्य होने के बाद भी हम और आप एक रजामंदी ना हो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक स्टूडेंट यूनियन होती थी, अलग अलग विचारधारा थी, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, हम तो विद्यार्थी परिषद था, लेकिन आज की तरह का दुश्मनी नहीं थी। और ये कैबिनेट में भी परिलक्षित होता था। भाई हिंदुस्तान की पहली कैबिनेट बनी, उसमें नेहरू की कैबिनेट में अंबेडकर को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को, इस सबको उसमें स्थान मिला। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था। आज की तारीख में ऐसा लगता है परफॉर्मेंस की जगह आप मेरे प्रति कितने वफादार हैं ये क्राइटेरिया हो गया। गुजरात में साफ साफ ये दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में जो लोग आए हैं इस समय उनका दिख रहा है, सेंट्रल में जो कैबिनेट बनी है उसमें दिख रहा है। तो ये और खास करके उत्तराखंड में दिख रहा है। तो ये एक मतैक्य की जगह, मतलब मेरिट की जगह अब स्वामी भक्ति क्या क्राइटेरिया हो गई है। अजीत सर देखिए, जो सवाल है, जो विषय है आपका, वो जो ऊपरी तौर पर दिखता है उससे कहीं बहुत गहरा है। इसलिए जो कुर्बान अली साहब ने भी पूरा इतिहास बताया लोकतंत्र के क्षय का, उसको, उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि तानाशाही मुल्कों में ये प्रवृत्ति आम है कि चाहे सत्ता किसी भी तरीके से हथियाई गई हो, अगर वो सेना के द्वारा हथियाई गई है तो जाहिर है सैनिक तानाशाह होगा। लेकिन अगर लोकतांत्रिक आंदोलन से, लिबरेशन मूवमेंट से भी अगर सत्ता हथियाई गई है और लोकतंत्र कायम नहीं किया गया है, तो बहुत जल्दी सत्ता एक आदमी के हाथ में केंद्रित हो जाती है, एक तानाशाह के हाथ में केंद्रित हो जाती है। उसमें कई बहुत बड़े लोग थे अफ्रीका में, या यहाँ तक रूस और चीन में भी जो सत्ता में आए वो आंदोलन के महानायक थे। पर अगर लोकतंत्र ना हो तो वो लोग भी एक ऐसे तानाशाह में तब्दील हो गए कि जो उनकी मर्जी थी, जो उनकी समझ थी, सही थी तो भी और गलत थी तो भी, वही सारे देश पर चलेगी, वही सारे समाज पर चलेगी। क्योंकि एक ढंग से लिबरेशन के बावजूद, क्रांति के बावजूद, जो साम्राज्यवाद का तरीका था सत्ता चलाने का, जिसमें सारा का सारा सैनिक तंत्र, पुलिस तंत्र सत्ताधीश के अधीन है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस व्यवस्था में फिर तब्दीली नहीं आती। हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे जो इस वक्त ज्यादा गहरा खतरा है वो ये है कि हमारे यहाँ चुनाव तो होता है,
और अभी भी मैं ये मानता हूं कि चुनाव में जिसको ज्यादा मत मिलते हैं वही राज्य में मुख्यमंत्री या राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनती है और केंद्र की भी सत्ताधारी पार्टी बनती है। पर लोकतंत्र यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। लोकतंत्र की बुनियाद एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं पड़ी थी। एडल्ट फ्रेंचाइज तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में बहुत बाद में आया। लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी थी लोगों के हक और हकूकों को तय करने से। कुछ ऐसे इंसानी हक, ऐसे मानवीय हक जिसको कोई सरकार चुनौती नहीं दे सकती, कोई सरकार छीन नहीं सकती, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद है। और जब इस किस्म से सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए, अपनी पार्टी का भी कोई नियंत्रण किसी व्यक्ति पे न रह जाए, साथ काम करने वाले नेताओं का, जिन्होंने उनको नेता बनाया, उनका भी कोई नियंत्रण न रह जाए, और सेना और पुलिस और इनकम टैक्स और ईडी सब एक आदमी के अधीन काम करे, तो ऐसे देश में लोकतंत्र का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम उसी कठिन दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। अभी तत्काल चुनाव पे खतरा नहीं है, हालांकि बंगाल के चुनाव में उस तरफ भी हम कदम बढ़ा चुके हैं कि कैसे चुनाव को भी पंगु किया जाए, पर अभी तक वो संभव नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है वो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको लोकतंत्र के जो दूसरे आयाम हैं, बुनियादी आयाम हैं, उनके बारे में अभी से सचेत रहने की जरूरत है। मैं सतीश झा साहब के पास आना चाहूंगा। हम सब लोगों में वरिष्ठ पत्रकारिता के साथ साथ अब एजुकेशन में भी बहुत काम कर रहे हैं। एक पैर हिंदुस्तान में रहता है लेकिन दो पैर यूएस में रहते हैं। सतीश भाई साहब, एक चीज जरा ये बताएं, क्योंकि आपने उस डेमोक्रेसी जो यूएस की है वो भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान को आप जानते ही हैं, आप यहीं मतलब आपकी पूर्व में आप पूरी तरह से हिंदुस्तान में रहे देखे। क्या अब लोकतंत्र में केवल चुनावी लक्ष्य रह गया है? क्योंकि पहले एक विचारधारा की बात होती थी सरकार में, ऐसा माना जाता था कि ये जो चुनाव है ये साधन है एक सामाजिक विषमता दूर करने के लिए। आज की तारीख में तो केवल चुनाव और चुनाव, उसके अलावा कौन सी विचारधारा है, क्या विचारधारा है, ये सेकेंडरी है। वो कहते हैं ना कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, मुझे परफॉर्मिंग कैंडिडेट चाहिए, मुझे परफॉर्मिंग मंत्री चाहिए। परफॉर्मिंग मंत्री आप भी समझते हैं का मतलब क्या है? जो काम अच्छे से करे कि जो पार्टी को भी कहीं ना कहीं से साधन आधन उसका जुटाता रहे। सतीश झा साहब। नमस्कार अनिल भाई। पहले तो लक्ष्य जो है कभी चुनाव नहीं हो सकता, लक्ष्य हमेशा सत्ता होती है। चुनाव सत्ता तक पहुंचने का एक लोकतांत्रिक माध्यम है। तो जिस चुनाव के साथ जिस तरह हम अपने रिश्ते बनाएंगे एक लोकतंत्र में, वो तय करेगा हम कितने लोकतांत्रिक हैं। इसी को लेकर के, चूंकि अब जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था 11 तारीख को, तो मुझे याद आया उन्होंने सारा का सारा अपना फोकस रखा था चुनाव के ऊपर कि कैसे चुनाव को हम सस्ता करें। जब तक चुनाव सस्ते नहीं होंगे, जब तक उन पर आम आदमी का एक नियंत्रण नहीं होगा, तब तक संभावना रहेगी कि लोग चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर लें। आज की तारीख में, अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रतिनिधि से, उन्होंने कहा आज की तारीख में हर वोट के लिए हमें 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मैंने ये पूछा नहीं उनसे तब कि 15,000 प्रति वोटर या 15,000 प्रति वोट जो भाजपा को पड़ता है। लेकिन चाहे जो भी मानक हो, अगर भाजपा को जो पड़ने वाले वोट 40% हैं और देश में 80 करोड़ वोटर हैं, उससे मान लीजिए 70% वोट देते हैं, तो 56 करोड़ वोट पड़े, उसके 40% अगर भाजपा को मिले तो 56 करोड़ का 40%, वो भी करीब अच्छा खासा 25 करोड़ 26 करोड़ हुआ। उस पर अगर आप 15,000 रुपए लगा दीजिए, अब आप गिनना शुरू कीजिए, 3 लाख करोड़ का उनको चुनाव का बजट है। ये कहां से आएगा? जब आप 3 लाख करोड़ का चुनाव बजट लाएंगे, आप कैसे काम करेंगे? कॉर्पोरेट की तरह आपको रिटर्न देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर। जिन्होंने पैसा आपको दिया उनको खुश करना पड़ेगा, उन्हें खुश करना पड़ेगा। तो सब कुछ जो सारा जो सिस्टम अलाइन होता है उस तरह से कि चुनावी प्रक्रिया कैसी है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया उससे लोकतंत्र की क्षमता दिखती है, कितना लोकतांत्रिक है। अमेरिकी सिस्टम में देखा आपने कि वहाँ चुनावी प्रक्रिया जो है ऐसी है कि उसमें
कई तरह के झंझट होते रहते हैं। वहाँ कोशिश करते हैं कैसे अपने क्षेत्र को हमेशा बदलते रहें, एक तरीका ये है। दूसरे नियम ऐसे बनाते रहें कि लोग जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं उनको वोट नहीं देते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, ये रिपब्लिकन का रिश्ता होता है। रिपब्लिकन आरोप लगाते हैं डेमोक्रेट्स के ऊपर, वो इमिग्रेशन इतने बढ़ाते हैं कि जो लोग इमिग्रेंट होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। तो यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अमेरिका में करीब 200-250 वर्ष चल रही है, वहां भी तरह तरह के सवाल हैं कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से अपनी तरह मोड़ने की कोशिश की है दोनों पार्टियों ने। अब क्योंकि चुनाव सत्ता पाने का एक जरिया है और चुनावी प्रक्रिया उसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक तरीका तो होगा। लेकिन चुनाव होने के बाद जब सरकार बनाते हैं, अगर जैसे अजीत जी ने कहा कि जब एक आंदोलन से लोग निकल के आते हैं उस समय चीजें बहुत स्टेबलाइज नहीं होती हैं, उस समय तरह तरह की संभावनाएं पैदा होती हैं। आज की तारीख में देश स्थायी है ये मान के चल रहे हैं लोग बात, उसमें अब जो जितनी मुश्किलें होंगी वो उस दांव पेच की होंगी। यहाँ मूल्यों की मुश्किल नहीं हो रही है, कोई मूल्यों की बात नहीं कर रहा है, सब दांव पेच की बात करते हैं। और जो बात लोगों के सामने रखते हैं वो होती है जो किताबी होती है जी, जो कि मूल्यों की बात होती है। बात करेंगे संविधान की, मैं कभी भूलूंगा नहीं जिस तरह नवीन भाई कहते थे हमारे कि संविधान की सीमा का उल्लंघन किए बिना मैं जो भी कर सकता हूं आपके लिए करूंगा। अगर उनका ये आशय था तो मैं पढ़ता था उसको कि संविधान को बदलने वाला हूं मैं। तो जो वो कहते हैं और जो करते हैं उसमें हमेशा फर्क है। कहते जो अगर ना कहें ठीक से उसका दाम बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कई बार कम से कम अमेरिकी व्यवस्था में एक गलत वाक्य के लोगों ने अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। पहले एक जमाने में भारत के लोकतंत्र में ऐसा होता था, किसी ने कोई गलत भाषण दे दिया, गलत वाक्य कह दिया, उसको कुर्सी छोड़नी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब लोग गलत बात कहते रहे, ना अमेरिका में हो रहा है ना हिंदुस्तान में हो रहा है और ना यूरोप में हो रहा है। अभी आज ही की बात है, बॉस्टन में गवर्नर ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी का गवर्नर है कि रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। तो चेयरमैन ने कहा कि गवर्नर को सोचना चाहिए कि वो इस पार्टी में रहना चाहते हैं कि नहीं। की बात क्या थी कि रिपब्लिकन पार्टी ने मना कर दिया। एक उनके चेयरमैन ने एक गे के खिलाफ एक बयान दिया, एक रेसिस्ट बयान दिया। इसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी उस आदमी को निकाल दे गई है। जो गवर्नर ने अपना स्टैंड लिया तो उसका जवाब इस तरह मिला कि आप हमारी पार्टी से अलग होते जा रहे हैं। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी तय कर लिया है कि वो रेसिस्ट होगी, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होगी, वो एंटी गे होगी, उन्होंने ये तय कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ अलग तय कर दिया। यानी कि हमारी जो व्यवस्था है, अच्छी बात आपने कही, कांग्रेस की संस्कृति जो बनती चली गई वो सबकी संस्कृति बन गई है। ये सभी पार्टियां भारतीय संस्कृति के स्तर पर खड़ी हुई हैं, उनके मूल्य मानक जो भी हो, लेकिन जो लोग हैं वो यही से पनपे हैं, उनकी अपनी भावनाएं जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। हम और आप लोकतांत्रिक नहीं, हम और आप में से कुछ सोचने वाले जब सोचते हैं तो लोकतांत्रिक होते हैं, जैसे सोचने से अलग होते हैं हम सत्ता की बात करना शुरू कर देते हैं। ये हम और आपके बीच में भी है। तो लोकतंत्र तभी होता है जब हमारी सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी हों और हमारे जो मूल्य इतने इवॉल्व हो कि हम मूल्यों के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो वो उनकी आबादी जो मूल्यों के लिए खड़े हो सकते हैं वो कुछ कम हो गई है। ऐसे में जो चुनावी ढांचा है, कितने लोग, देखिए जब मैं मंत्रियों से मिलता हूँ वो मंत्री नौकर की तरह दिखते हैं मुझे, सब सेवक दिखते हैं मुझे। तो अब आज की सेवा प्रधान सेवक जो है उसकी जगह है, उसके नीचे सेवक लोग बैठे हुए। अगर सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं नेता के प्रति तो आप कहां से अपनी बात कह पाएंगे? किसी को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। मनमोहन सिंह कैबिनेट में जयराम रमेश उनके सामने कुछ उनके खिलाफ बोल सकता था, उसको निकाला नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उनका साथ देते थे। ठीक है, आज की कैबिनेट में कोई ऐसा नहीं है जो एक वाक्य भी कह सके जो नेता के विरोध में हो या नेता पर सवाल भी उठा सके। तो जब ऐसी संस्कृति है तो जाहिर है कि आपको सोचना पड़ेगा कैसे वो नीचे की तरफ आती है और कैसे ढांचा नया बनेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुर्बान अली साहब, मैं एक चीज और, हमारे और आपके मित्र हैं, मेरे तो क्लास फेलो भी हैं, प्रदीप सिंह साहब ने अभी अमित शाह साहब का एक इंटरव्यू किया उस सांसद टीवी पे, वो जो पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी, आपका बहुत लंबा उससे संपर्क, उस टीवी से आप बहुत वन ऑफ द पिलर्स ऑफ उस टीवी के रहे हैं। वहां पे जब अमित शाह साहब कह रहे थे
कि भाई जो मंत्री होना चाहिए वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशन देखना चाहिए, अगर नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। और अभी 2 महीना पहले गुजरात की पूरी कैबिनेट चेंज की जाती है, जो 23-24 मंत्री बनते हैं उसमें से 12 या 13 8वीं से 10वीं पास हैं, बाकी लोग ग्रेजुएट हैं। तो वहां पे ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपदेश केवल हमारे और आपके लिए हैं। अपने यहाँ जब 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 सबको बदल डाल रहे थे हमारे मोदी जी और अमित शाह साहब, तो उनको नहीं लगा कि भाई ये जो बल्ब है इसमें जरा 8वीं पास वाला बल्ब नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा वॉट का बल्ब हो, जैसा वो खुद कहते हैं। और वहां पे उनको आज की तारीख में दिक्कत क्या हो गई कि वहां पे भी केवल जात का समीकरण कैसे होगा, पटेल ज्यादा होंगे तो पटेल समाज है। मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये लोगों को पूछने की जरूरत है कि नहीं है इस सरकार से। नहीं, देखिए, अगर आप सवाल पूछने वाले हैं इस सरकार से तो आप देशद्रोही लोग हैं। आप इस सरकार से सवाल पूछना ही एक जुर्म है। और दूसरी चीज, अभी सतीश झा साहब ने बहुत मुनासिब बात कही और वो हम सब पे लागू होती है कि हम उपदेश तो देना चाहते हैं और दे भी देते हैं, लेकिन खुद जब अपने गिरेबान में झांकने की बात आती है तो वो नहीं करते। यही बात अमित शाह साहब कर रहे हैं। अगर अमित शाह साहब ये कह रहे होते तो उन्हें खुद अपने बारे में और अपने प्रधानमंत्री के बारे में सोचना चाहिए था। प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू है और वो अभी नेट पर मौजूद है, 15-20 साल पुराना है, बहुत ज्यादा। उसमें उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो सिर्फ हाई स्कूल पास है और उसके बाद में हमने देखा कि उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बताई जाती है। तो जाहिर है कि जो खुद उस लाइन के हैं वो गुजरात में और किस तरह का करेंगे, उसको भी अगर हम छोड़ दें और हम उसको अगर ये लें, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे प्रधानमंत्री उनका पोस्ट ग्रेजुएट है भाई, आप उसको उनको जी अब वो यही क्योंकि कई बार उनके जो हलफनामे हैं उनमें अलग अलग बातें आती हैं। एक अरसे तक तो उनका हलफनामा ये भी कहता था कि वो विवाहित नहीं है, फिर वो बाद में पता चला कि नहीं, विवाहित भी हैं जब प्रधानमंत्री बने। और तो वो चीजें होती रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई किसी पर निजी हमला नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि ये भी एक तर्क दिया गया था कि साहब जब हमें आजादी मिली कि लोकतंत्र आया है, अब इसमें हर आदमी को, जिसमें गरीब आदमी भी शामिल है और जाहिर है कि उस वक्त तक ज्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे थे, उनका भी एक रोल होना चाहिए इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में। और खास करके जो समाजवादी वामपंथी लोग थे उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो बहुत कम तालीम याफ्ता थे और लेकिन उनको मौके दिए गए विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत, ताकि ये गैर बराबरी जो 5000 साल की बीमारी है वो भी दूर हो। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है आनंद भाई कि हम किस तरह की डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं। अभी अमेरिका का हवाला दिया गया। अमेरिका में भी हमने देखा कि कई सौ बरस लगे काले लोगों को गोरे लोगों के समकक्ष आने में, और पहली बार जाकर के बराक ओबामा, एक काला ब्लैक व्यक्ति, वो राष्ट्रपति बना देश का। अभी भी उस देश में जहां 300 वर्ष पुराना लोकतंत्र है, कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हो सकी है। यही बहस हमारे देश में भी है कि पिछले 70-75 वर्षों में हमारे यहाँ आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सका, आखिर क्यों? कोई आदिवासी क्यों नहीं हो सका, आखिर क्यों? कोई इंदिरा गांधी को छोड़ दीजिए, महिला प्रधानमंत्री नहीं हो सकी, क्यों? और कोई मुसलमान क्यों नहीं हो सका या ईसाई नहीं हो सका, क्यों? ये सारे ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए अगर हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और फिर ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे देश में जाति की बीमारी है कि अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पिछले 75 सालों में कितना रहा और पिछड़ी और दलित और दूसरी जातियों का कितना रहा, ये एक बहस है। लेकिन यहाँ इस बीच अब जयप्रकाश नारायण का जिक्र आया। जब मुझे माफ करें, अजीत जी यहाँ मौजूद हैं, कि जयप्रकाश जी की क्या राजनीति थी वो आज तक मैं समझ नहीं सका। मुझे वो भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा कंफ्यूज व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने संविधान का विरोध किया। संविधान जब बन रहा था और जब बन भी गया तो 1950 के सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में उसका निंदा की गई उस संविधान की। उसके बाद 52 का चुनाव होते ही जब वो बुरी तरह से हारे तो वो भाग खड़े हुए सर्वोदय में चले गए।
और 20 साल तक 25 साल तक वो उन्होंने एक्टिव राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। फिर जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब राइट टू रिकॉल होना चाहिए, अब उसका क्या मैकेनिज्म होगा, या पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो जिनका कोई स्वरूप कभी नहीं बना, कभी कोई व्यवहारिक चीज नहीं नजर आई। और नतीजा क्या हुआ कि उनके आंदोलन में भी जिस तरह के लोग इकट्ठे हुए, माफ कीजिएगा, वो बहुत अच्छे लोग नहीं थे 77 में। और एक लहर चली इंदिरा गांधी के खिलाफ, संजय गांधी के खिलाफ, तो उसमें हर गधा घोड़ा पटना से पटियाला तक वो सांसद बन गया, विधायक बन गया। और उसके बाद हमने देखा कि 80 में जब इंदिरा गांधी की दोबारा वापसी हुई तो जो संजय गांधी के लोग थे, वो जो ना पढ़े लिखे लोग थे बल्कि उनमें से तो ज्यादातर आपराधिक छवि के लोग थे, वो सब जो विमान अपहरण करने वाले लोग थे, जो मर्डरर्स थे, वो सब विधायक और सांसद बन गए। तो जब हम इस तरह की अपनी सोसाइटी बनाएंगे, यानी लोकतंत्र बनाएंगे, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, तो उससे हम अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। आज भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो इस बात को तरजीह नहीं देता कि वो उसका एजेंडा जो है उसमें ये सब बातें कही जाएंगी कि साहब पढ़े लिखे लोगों को आगे लाया जाएगा, वो एक मेरिट होगी, या ये कि इसमें जो है वो बुनियादी जो जरूरतें हैं जिस पे हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, यानी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के सवाल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, खेलकूद, ये सब सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और जैसा आपने कहा, फिर क्राइटेरिया वही बनता है कि किसकी जाति क्या है, समीकरण क्या है, कौन किस जाति से चुना जाएगा। और हमने देखा कि मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश में जो शुरू हुई उसके कितने भयावह परिणाम हुए। और एक तरफ जहां जातियों के आधार पर गोलबंदी हुई, वहीं सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी हुई, और उस गोलबंदी में सांप्रदायिकता मुझे लगता है एक तरह से जीत गई। और पिछले 7 वर्षों में जो माहौल चल रहा है वो माहौल ये है कि साहब मेजोरिटेरियन एजेंडा चलेगा। मेजोरिटेरियन एजेंडे से मतलब ये मुल्क हिंदुओं का है और यहाँ हिंदुओं का ही वर्चस्व रहेगा, उन्हीं की बात चलाई जाएगी। कोई आज तक सवाल नहीं करता कि 303 सांसदों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें एक भी मुसलमान आपको दवाई के लिए भी चुन करके नहीं आ पाया। तो ये कौन सी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो कंसर्न ही नहीं है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का बात है, वो जब मुख्यमंत्री थे 10-12 साल गुजरात के, वहां भी उनका यही नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी एक सीएमओ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सरकार चला ली जा सकती है। वहां के मंत्री हम लोगों से कहते थे कि आप लोग पत्रकार लोग तो बड़े खुशकिस्मत है कि आपकी मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो जाती है, हमें तो 6-6 महीने दर्शन नहीं होते। वही फॉर्मूला अब यहाँ पिछले 7 साल से केंद्र में है कि एक प्रधानमंत्री कार्यालय और 2-4 लोग वो चला रहे हैं इस मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल में बाहर के लोग भी आने चाहिए। पूर्व विदेश सचिव जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, अच्छी बात है, मुझे उसका कोई वो नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो हमने देखा कि एक साथ एक बाढ़ सी आई और अचानक से देना है। बहुत अच्छी बात है, यही इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होनी भी चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ एकमात्र मकसद चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। अगर आपका मकसद ये होगा कि चुनाव जीतने, और जैसा आपने शुरुआत में कहा अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कि चुनाव जीतो, 4-4.5 साल तक अपने मनमर्जी सरकार चलाओ और फिर एक कॉस्मेटिक चेंजेस उसमें करके और दिखा दो कि नहीं साहब देखिए हमने तो एक नई चीज की है। यही काम तो इंदिरा जी करती थी। तो फिर आप उस इंदिरा कांग्रेस की संस्कृति से अलग कैसे आए, जब आप तो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते थे, या आप ये दावा करते हो कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, वो चीजें नहीं आती। तो डेमोक्रेसी बहुत ही एक फ्रेजाइल सी चीज है। ब्रिटेन में जहां से आई है वहां कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा भी नहीं गया, परिपाटी पे ही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के सामने भी 1-2 मिसालें आ चुकी हैं। जब 13 दिन के लिए वाजपेयी जी को नियुक्त किया गया था तो उस वक्त भी शंकर दयाल शर्मा के उस पर सवाल उठे थे कैरेक्टर पर, लेकिन राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष तो डे इन एंड डे आउट डेमोक्रेसी के साथ बलात्कार करते हैं। उत्तराखंड की घटनाएं हो, अरुणाचल की हो, मणिपुर की हो, गोवा की हो, इवन उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, कई राज्य में हाल के वर्षों में कि जहां मतलब
बिल्कुल उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है रेप के अलावा कि डेमोक्रेसी के साथ रेप किया गया, और जो रूलिंग पार्टी या उनके आका चाहते थे उनको मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, अभी हम बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हुए। 70 साल किसी देश के लिए, और वो भी ऐसे देश के लिए जो हजारों साल गुलाम रहा हो, और वो जो जहाँ पे हजारों साल की जातिगत व्यवस्था हो, वहाँ इन सारी चीजों को बहुत ही सोच विचार करके चलना चाहिए। जब तक इस पूरे संरचना में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नई सोच नहीं आएगी, हमारी नई पीढ़ी क्या सोच रही है उसकी भावना नहीं आएंगी, तब तक हम डेमोक्रेसी को सही मायने में स्थापित नहीं कर पाएंगे। जी बोलो। अच्छा, थोड़ा शायद नेट का आज कुछ इशू फिर से आ गया है। मैं थोड़ा सा, हाँ, नेट का कुछ एक दिक्कत आ गई थी। जी जी, नहीं अब आवाज आ रही है। मैं अजीत झा साहब के पास थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, आवाज आपकी बीच में थोड़ा सा हुई थी। मैं अजीत झा साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन चूंकि कुरबान अली साहब ने बहुत से इश्यूज उठाए हैं, जेपी की राजनीति भी है, मेजोरिटी का रूल भी है। मैं एक सिर्फ टिप्पणी करूंगा, क्योंकि ये जो गवर्नर और राष्ट्रपति थे, ये जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये माना जाता था, हम जो समझे थे जिस तरह से, कि ये पार्टी के उसको छोड़ देते हैं और ये एक निष्पक्ष होकर काम करते हैं, इस तरह के माहौल में हम लोग बड़े हुए और जो समझ में आया। अब कांग्रेस की बहुत सी बुराइयां हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हम सब लोग जो बड़े हुए हैं एंटी कांग्रेस उसमें हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की कुछ अगर 2-4 अच्छाई थी तो वो तो ले लेते। अगर कांग्रेस को ही कॉपी करना था तो उनकी कुछ अच्छी बातें भी तो कर लेते, लेकिन वो हम लोग अच्छी बातें नहीं कॉपी करेंगे, हम लोग केवल खराब बातें कॉपी करेंगे। ये एक हम लोग ने इस समय जो प्रेजेंट राजनीति है उसमें शुरू हो गया। मैं अजीत भाई साहब आपसे एक चीज और समझूंगा, 2 जगह के मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, गुजरात और पंजाब का। गुजरात में जब नया मंत्रिमंडल बना, नया मुख्यमंत्री आया, तो वहां कोई सीएलपी की समस्या नहीं थी, कोई ये नहीं था कि एमएलए का विश्वास नहीं है। पंजाब में लेकिन बात उल्टी थी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने एमएलए, अपने एज सीएलपी लीडर, उन्होंने अपने एमएलए का विश्वास खो दिया था, और वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए ने लिख के भेजा था, वो एक अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे भी चुनाव पास में है, कांग्रेस को सूट कर रहा है कि अमरिंदर सिंह की जगह कोई और आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन दोनों में थोड़ी भिन्नता थी कि दोनों एक ही तरह का था, दोनों का कॉस्मेटिक चेंज था, चेंज इन गुजरात और चेंज इन पंजाब के बीच, जहां पे मंत्रिमंडल नया है। कुरबान अली साहब ने बहुत बातें कही हैं, उनके बारे में तो अभी चर्चा नहीं हो सकती। जयप्रकाश जी के बारे में कुछ बातें कही हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। बिहार आंदोलन के बारे में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में भी कुछ बातें कही हैं, वो भी एक अलग चर्चा का विषय है। और लोकतंत्र में जो भी अच्छा होगा वो तो चुनाव और आंदोलनों के द्वारा ही होगा। लोकतंत्र में कोई परिवर्तन, कोई 5, 10, 20, 25 लोग, और ऐसे तो हजारों गोल हो सकते हैं दुनिया में और हिंदुस्तान में, जो ये माने कि हम सबसे प्रबुद्ध हैं और हम क्राइम से अलग हैं, जाति से अलग हैं, धर्म से अलग हैं, और हम देश के बारे में सोच सकते हैं। ये तो सबको हक है, पर हर विचार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही गुजरना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कठिन रास्ता है, पर एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा अभी मैं कोई और टिप्पणी कुरबान अली साहब की बात पे नहीं करूंगा। जो आपने सवाल पूछा गुजरात और पंजाब का, उसमें बहुत फर्क है, बुनियादी फर्क है। आप देख सकते हैं कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री के परिवर्तन से पहले खबरें आने लगी थी, मगर कोई चर्चा, आम चर्चा हो, कोई बीजेपी के लीडर्स बयान दे रहे हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ऐसा कुछ नहीं। तो वो जो एक किस्म की एक नेता ने बीजेपी के ऊपर पूरी तरह से, कई बार हमको लगता है आरएसएस के ऊपर उनका वर्चस्व नहीं है,
पर आरएसएस के ऊपर भी उनका पूरा वर्चस्व है। जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक उनका वर्चस्व रहेगा। जिस दिन किसी वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या चुनावी असफलता इतनी हो जाएगी कि उन्हें हटाना जरूरी हो जाएगा, उसी क्षण उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक उनका वर्चस्व है तब तक केवल उनको तय करना है कि किसको निकालना है और किसको रखना है। और गुजरात में वही हुआ। जो पंजाब की स्थिति है वो बहुत फर्क है, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त जो हाईकमांड है वो शक्तिहीन है ऐसा नहीं है। देखिए, पंजाब में भी जो परिवर्तन हुआ, अगर हाईकमांड नहीं चाहता तो विधायक दल का विश्वास भी अमरिंदर सिंह में बना रहता। इतनी तो कांग्रेस हाईकमांड की ताकत आज भी है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां इतनी ताकत है। पर इतनी ताकत नहीं है कि वो कमरे में बैठ करके फैसला कर लें। इतना अनुशासन रखने की क्षमता भी उनमें नहीं है। तो उनको ज्यादा मशवरे की जरूरत होती है, ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत होती है। और इसलिए अंत तक ये स्पष्टता नहीं थी कि हटा तो रहे हैं, हटा के किसको बनाए। इसलिए कई लोगों को बधाइयां मिल चुकी थी मुख्यमंत्री बनने की, और अंतिम समय तक वो प्रक्रिया चलती रही। तो वो खुलापन लेकिन परिस्थिति जन्य है। जो कांग्रेस ने जो संस्कृति इंदिरा गांधी के समय में, और जैसा तो माननीय साहब ने बहुत विस्तार में बताया, और काफी हद तक सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष के काल में पता नहीं कितने साल वो अध्यक्ष बनी रही। और नेहरू जी के बारे में हम वंशवाद की बात करते हैं, इंदिरा जी के बारे में वंशवाद की बात करते हैं, पर कई मायनों में जिसको वंशवाद जब हम सोचते हैं तो वंशवाद की जो पराकाष्ठा सोनिया जी के अध्यक्ष काल में आई है, वो उसकी तुलना तो इंदिरा गांधी से और नेहरू से बिल्कुल भी हो नहीं सकती। अब एक परिवार एक हाईकमांड है, एक व्यक्ति हाईकमांड नहीं है। एक परिवार के 3 सदस्य हाईकमांड हैं इस वक्त। अब उनकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से वो उसको लागू कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति चूंकि बहुत फर्क है, और पंजाब एक विशिष्ट किस्म का राज्य है, इसकी तुलना अन्य राज्यों से आसानी से नहीं की जा सकती। जी, मैं ओम प्रकाश जी के कुछ सवाल हैं, मैं उस पर आऊंगा। वो कुर्बान अली साहब हमारे एक दर्शक हैं, लेकिन उसके पहले मैं सतीश झा साहब आपसे एक चीज और समझूं, क्योंकि अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि सारा लोकतंत्र, सारी राजनीति, सारा सामाजिक सरोकार अब चुनाव के इर्द गिर्द है। मैं दिल्ली का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि दिल्ली देश की धड़कन है। दिल्ली में आप भी पढ़े हैं, दिल्ली में बहुत सी चीजें हैं, दिल्ली अछूती नहीं है। लेकिन वहां पे 3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार आई थी। पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की आई वो भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई। उसके हम लोग बाद में जो भी उसका वो करें, लेकिन प्राइमरली जो प्राइम मूवर उसको वोट का था वो उनका परफॉर्मेंस था। क्या इशू किसी भी राज्य में परफॉर्मेंस हो सकता है? क्योंकि गुजरात में जो चेंज हुआ वो इसलिए हुआ कि भाई पटेल को अगर नहीं रखोगे और पटेल अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो बीजेपी के बुरे हाल होंगे। यूपी में कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी को मैनेज करना है, क्योंकि इस समय जो बैकवर्ड हैं वो हमारे हाथ से ना फिसल जाए, ये क्राइटेरिया है। पंजाब में कांग्रेस से एक दलित को लाके उसको लग रहा है वो मास्टर कार्ड है, मतलब बिल्कुल तुरुप का इक्का है जो वो ले आए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्या परफॉर्मेंस, सतीश झा साहब, परफॉर्मेंस अभी भी देश के लोकतंत्र में क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी चुनाव का? देखिए, परफॉर्मेंस वहां बनेगा एक क्राइटेरिया जहां के लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं। आपको मानना पड़ेगा दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का 2.5 गुना है। पहली बात तो ये मान लीजिए। दूसरा, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ ज्यादा हैं। तीसरा, जो यहाँ गुट है वो अलग तरह के हैं, वो जातिवादी नहीं है, वो रीजनल है। बिहार का काफी प्रभाव है। अगर आप यहाँ अपनी जड़ें अपना बना सकी है, कोई तो बड़ी वजह होगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खड़ी होकर के उसने अपनी जगह बनाई है और दोनों को दरकिनार कर दिया, तो कोई तो वजह होगी। मुझे लगता है उसकी वजह यह है कि यहाँ शिक्षा और राज्यों से ज्यादा है,
राज्य छोटा है, यहाँ जो डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा है और आमदनी भी थोड़ा बेहतर है, लोगों के पास मौका मिलता है उनको सोचने का कि हम कैसे चुनाव लड़ें, इस चुनाव को किसको वोट दें। और जो 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 चुनाव के इर्द गिर्द जो बातें होती हैं वो इस तरह कि तमाम लोग उसमें हिस्सा ले सकें। और जो जो इनके जो जैसे 70 इनके मान लीजिए असेंबली के मेंबर हैं और आबादी यहाँ की करीब मान लीजिए 2 करोड़ से कम है, तो उस हिसाब से अगर आप नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखें तो भी और का थोड़ा सा बेहतर है। तो उसकी कई वजह हैं जो कि फंडामेंटल वजह मैं मानूंगा, इनकम लेवल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशनल लेवल और जो डेमोग्राफिक्स यहाँ की, वो सब लोग बाहर से आए हुए हैं, उसमें जातिवाद की गुंजाइश बहुत कम। यहाँ और जगह यहाँ की जो रूटेड जगह हैं, जो जोग्राफिकली हमेशा एक तरह से नेचुरली इवॉल्व होती रही हैं, वहाँ जातिवाद भी होगा। वहाँ जो हर जगह बिहार देखें आप, गुजरात में आप सोचते होंगे इनकम बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं। गुजरात भी एक बहुत गरीब राज्य है। गुजरात में थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बीच में आई है पिछले 8-10 साल में, लेकिन अगर आप उसका जो प्रतिशत आय देखें तो बहुत ज्यादा नहीं। गुजरात आप जाएं तो उसके जो दूर दराज इलाके अहमदाबाद को छोड़ करके हैं, या जो सूरत को या बड़ौदा को छोड़ दीजिए आप, तो वहाँ भी ऐसी गरीबी है जैसे बिहार थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड इलाकों में होती है, ऐसी गरीबी वहाँ होता है। तो जहाँ गरीबी और जहाँ जातिवाद की गुंजाइशें हैं, वहाँ तो उसे अपने आप मुद्दा बनेगा किसी डेमोक्रेसी में। जहाँ मुंबई और जब आप बात करते हैं मुंबई और दिल्ली की और ऐसे बड़े शहरों की, वहाँ की राजनीति कुछ अलग होती है जो बाकी राज्यों से, तो उसको तो समझना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात लाना चाहता हूँ, कुर्बान भाई ने एक बढ़िया बात कही जेपी जी की बात करते। जेपी जी ने, आप ठीक कहते हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने जो डेमोक्रेसी की बात खड़ी की वो किसी और ने नहीं की। अकेला आदमी 75 साल में ऐसा था जिसने सिर्फ डेमोक्रेसी की बात की, जिससे चुनाव नहीं लड़ा, सत्ता की बात नहीं की। वो जो सवाल डेमोक्रेसी के होंगे वो ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। जो बात करेगा मूल्यों की वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। जो लोग सत्ता के पीछे दौड़ेंगे उनमें कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता है सत्ता पानी है। जिसको सत्ता पानी नहीं है वहां कंफ्यूजन होगा। तो जो भी नेता लोकतंत्र की बात करेगा वहां कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन जो है वो एसेंस है डेमोक्रेसी का। इसीलिए मैं कहता हूं कि जयप्रकाश नारायण, वो मेरा उनसे परिचय था, मैं 16 बरस का था, वो 72 बरस के थे। हम लोग साथ साथ चलते थे। मेरा परिचय महीने भर चलता था, साल भर, जब बनारस आया करते थे। तो मैं कहता था जेपी के 2 पहलू थे, कुछ पटना वाला, कुछ बनारस वाला। बनारस वाला थिंक टैंक वाला था, पटना वाला जमीन की राजनीति का था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो लोग जुड़े वैसे थे जो राजनीति को मजबूत नहीं कर सकते थे। उनमें से किसी ने उनके पीछे चलने की कोशिश नहीं की, सबने उनका नाम लिया, जो भी किया। लेकिन मानना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र की बात किसी देश में किसी नेता ने की है सही मायनों में, बिना सत्ता की परवाह किए, तो जयप्रकाश नारायण थे। इतना उनका बड़ा योगदान है। उसके अलावा आपने जो जितनी बातें कही सब में तथ्य है, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह आज की तारीख में जो केजरीवाल ने बात शुरू की, उसको मैं उस दिन से जानता हूं जब उसने IRS से 1 साल की छुट्टी लेकर परिवर्तन शुरू किया था। वो मुझसे मिला भी, किसी ने मुझसे बुलाया, मैंने उसको थोड़ा साथ में चला, मैं 2-4 दिन उसको मदद भी की। लेकिन वो उसका एवोल्यूशन आप देखो 25 साल में, 22 साल में, तो उससे क्या दिखता है आपको कि जब उसने अपनी सरकारी जो तंत्र की समझ से फिर नॉन प्रॉफिट से शुरू किया, उसका जो एक मकसद था वो सत्ता में आने का था। तो जब सत्ता में आने का उसका मकसद हो, उसमें लोकतंत्र अपने आप में गौण हो जाता है। अगर हमारा मकसद सत्ता है तो लोकतंत्र गौण हो जाएगा। नहीं, भाई ने एक बहुत बड़ी बात की, का प्रधान सेवक हो। अगर हमारे लोग उनको प्रधान सेवक बना सके तो लोकतंत्र फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो प्रधान सेवक कहते हैं और तानाशाह बन जाते हैं, क्योंकि उनके जो तमाम इर्द गिर्द लोग हैं वो सभी बौने हैं। तो बौने लोग कभी भी लोकतंत्र नहीं खड़ा कर सकते। तो पहला काम तो कीजिए, जो लोग लोकतंत्र की बारे में बात करते हैं उनको बौनेपन से बचाइए। अगर वो बौने रहेंगे तो उनमें कोई ना कोई जरा सा जो बड़ा बंदर है वो नेता बन जाएगा। ऐसा जो है उसको, उससे बचने के लिए पहली बात तो है हमारी जो शिक्षा की जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। जिस मुल्क में 93% लोग हाई स्कूल पास नहीं कर पाते, वहां लोकतंत्र नहीं चलता है। जरूरी है कि लोगों में समझने की ताकत हो। लोग जरूर
जब तब चुनाव में तय करते हैं तो शराब की बोतल पे वोट ना दें या किसी छोटी सी वो साइकिल पे वोट ना दें, 15,000 रुपए पे अपना वोट ना बेचें। तो ये जब तक आप नहीं बनाओगे तो कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? तो ये सवाल बहुत बड़े हैं और हम जिस तरह से बातें कर रहे हैं, हमें जब भी बात करेंगे सवाल आएंगे, लेकिन रास्ता क्या है तो निकालना आसान नहीं। आनंद जी। जी, मैं कुर्बान अली साहब आपके पास आ रहा हूं। पहले मैं अपना प्रश्न कर लूं, फिर हमारे एक दर्शक है उनका प्रश्न भी आपसे है, वो बता दूंगा। बीजेपी का जो चुनाव अभी तक हम लोग देख रहे हैं पिछले 7 साल में, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मोदी जी के नाम पे ही लड़ती आई है। वो एक उसने प्लान बना लिया है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट बंगाल में चूंकि वो चुनाव हार गई है भाजपा, तो कहीं कहीं इस तरह की चर्चा हो रही है कि नहीं नहीं, लोकल लीडरशिप को भी आगे किया जाएगा, खास करके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस पे मैं बात कर रहा हूं। और शायद ऐसा भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि मोदी जी शायद पीछे से ड्राइव करेंगे। पहला, आपको क्या लगता है कि ये होगा कि फिर से चुनाव मोदी जी के नाम पे होगा? एक दूसरी चीज, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं भाई, उनका असल में एतराज ये है कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का सरकारीकरण किया, मोदी उनके निजी क्षेत्र को बेच रहे हैं। फिर कुर्बान अली साहब ये कैसे कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी भी वही कर। लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्शन, उनके कई वो हैं कि भाई आप इंदिरा गांधी को खराब कहिए, लेकिन इंदिरा गांधी और मोदी को एक जितना खराब कह रहे हैं, इस पे लोगों को बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है। उनका कंपैरिजन में वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ तो कम से कम कंपेयर मत करिए। वो 4-5 नहीं, वो अब ये लग सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कार्बन कॉपी तो नहीं है होंगे नरेंद्र मोदी, कुछ जगह पे वो उनका इख्तलाफ भी नजर आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जनसंघ और उसकी परवर्ती भारतीय जनता पार्टी हमेशा राइटिस्ट पार्टी कही गई, और राइटिस्ट पार्टी ने हमेशा समाजवाद का, सोशलिज्म का, नेशनलाइजेशन का विरोध किया है, ये आप जानते हैं। देश में स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ ऐसी पार्टी थी जिसने डंके की चोट पर कहा कि ये बैंकों का नेशनलाइजेशन, कोल का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स का खात्मा, ये गलत है। और वो उन लोगों के पैरोकार थे और उनके नेता सांसद चुन करके आते थे। खास करके स्वतंत्र पार्टी में तो सारे राजे महाराजे ही आते थे, और जनसंघ में भी विजय राजे सिंधिया और वगैरह वगैरह। तो और दूसरी चीज ये है कि ये प्राइवेट इकोनॉमी की शुरुआत तो मनमोहन सिंह ने की, जो राजीव गांधी के जमाने में शुरू हो गई थी। और आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक बार वाजपेयी जी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा साहब ये स्वदेशी जागरण मंच, बोले ये लोग कुएं के मेंढक हैं, ये जानते नहीं। अब ये चाहते हैं कि जो मनमोहन सिंह ने 1991 में सुधार शुरू किए थे, क्या मैं वापस कर सकता हूं? उन्होंने मुझसे उस पर हामी भरवाई और कहा कि ये लोग दुनिया इन्होंने देखी नहीं है, यानी आरएसएस के लोग, ये चाहते हैं कि मैं यहाँ स्वदेशी जागरण मंच जो कह रहा है उसकी नीतियां मानूं और मैं देश की इकोनॉमी का बट्टा बिठा दूं। तो ये एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा। अब जहां तक आपका सवाल है कि माफ कीजिएगा जरा, मैं उसको क्या ये मोदी जी के चुनाव पे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? अभी तक सारे इलेक्शन मोदी जी के। अब मोदी जी ने एक नई संस्कृति इस देश में दी है, इस डेमोक्रेसी को। वो ये कि वो एक ब्रांड के तौर पर पेश किए गए, और आप जानते हैं कि उसके पीछे कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भी थी और कितने हमारे जो कॉरपोरेट घराने हैं वो भी थे, और वो आज भी हैं। और उन कॉरपोरेट घरानों ने अपने तन मन धन से मदद की मोदी जी की। कितने हजार करोड़ रुपए लिए मैं नहीं जानता, लेकिन उसके सबूत हैं कि किसका जहाज लेकर के। और उस वक्त में कि जब वो देश का प्रधानमंत्री होने का के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, चाहे वो गुवाहाटी में हो, जम्मू में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वो सोते रात को जाकर के गांधीनगर ही थे 3-4 घंटे के लिए। और वहां ये कहा गया कि IIM अहमदाबाद की टीम और बकुल ढोलकिया और अडानी अंबानी तो थे ही, वगैरह वगैरह। तो वो एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि अडवाणी जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के देख लिया था 2009 में, जो सिक्का चल नहीं पाया। तो नतीजा ये हुआ। और फिर पिछले 7 साल में जो राजनीति हुई है और जो हमने देखा है कि जिस तरह से उद्योगपतियों की दौलत में इजाफा हुआ है, और उनको अब हर चीज बेची जा रही है देश में। एयर इंडिया तो अभी हाल में बेची गई, रेलवे जो है वो फेज मैनर में बेचा जा रहा है, उससे पहले जितने नवरत्न थे उनमें से कई बेच दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि साहब
अब ये निजीकरण का दौर है, प्राइवेटाइजेशन का दौर है और इंटरनेशनल कंपल्शंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और इन सब का डिक्टेट है कि हम इसी पॉलिसी को चलाएं। तो उसमें हमने ये भी देखा कि गरीब लगातार गरीब होता चला जा रहा है और अमीर लगातार अमीर होता चला जा रहा है। तो ये तो डेमोक्रेसी का मकसद नहीं है। डेमोक्रेसी का मकसद तो ये था कि भाई सबको रोटी मिलेगी, सबको बराबरी मिलेगी और सबको आज़ादी मिलेगी। वो सारी चीज़ें कम होती जा रही है। बोलने का अधिकार नहीं है, फ्री मीडिया हम अपने आप को नहीं कह सकते। इमरजेंसी में भी विरोध के स्वर हमें सुनाई देते थे, लेकिन आज तो अगर कोई होता है तो उसको सरकलम कर दिया जाता है सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये नरेंद्र मोदी साहब एक नई तरह की डेमोक्रेसी लेकर के आए हैं, जिसका मॉडल तो वही है जो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल है। और उसमें कहा यही जा रहा है कि हम भारत के संविधान की शपथ लेकर के हमने सरकार बनाई है, लेकिन वो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ और उससे जुड़ी हुई जो और चीजें हैं। अब सोशलिज्म से तो इन सारे लोगों को, जो रूलिंग पार्टी का डिस्पेंसेशन है, एक चिढ़ है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब ये प्रस्तावना में समाजवाद क्यों जोड़ा गया, या ये कि बराबरी की बात चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उसकी बात क्यों। तो जब अधिकार नीचे के लेवल पर देने की बात होती है, वो दिखाने के लिए उन्होंने कुछ मुख्यमंत्री बना दिए हैं। सांसद और विधायक भी उनके जो है ज्यादातर आप कह सकते हैं कि वो नहीं किसी परिवार से आते हैं, प्रभावशाली परिवार से। लेकिन उसके इन द गार्ब ऑफ दैट पॉलिटिक्स जो चीजें की जा रही हैं, उसका मकसद यही है कि एक या दो या चार या पांच लोगों तक वो सिमट जाए अधिकार, सत्ता भी वहीं रहे और पैसा भी वहीं रहे। और इसलिए वो 2024 में मुझे कोई दो राय नहीं, अभी तक ऐसा कोई सबूत या कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा जिसमें नरेंद्र मोदी को ब्रांड बना करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी न लड़े। भारतीय जनता पार्टी के सामने और RSS के सामने भी मजबूरी है। उनके भी कई लोग हमसे आपसी बातचीत में कहते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, लेकिन हम क्या करें कि ये आदमी हमारा एजेंडा इतना इफेक्टिवली लागू कर रहा है और हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है उसको इतना बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि हम इसके अलावा किसी दूसरे आदमी के व्यक्ति में के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो वो बात सही है कि इस देश में अब जो नैरेटिव बनाया गया पिछले 7 साल में, कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के इस नैरेटिव को खत्म कर दे कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। अब अयोध्या में राम मंदिर बनने का जो आंदोलन था और उसको लेकर के जो राजनीति हुई और जिन जिन लोगों ने उसका विरोध किया था, वो सब दुबक गए, चाहे उसमें वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा धारा 370 का मामला, कोई पार्टी नहीं चाहती थी कि हटाया जाए, लेकिन आज सब दुबके हुए हैं। इवन कांग्रेस पार्टी के नेता करण सिंह, वो उसके सबसे बड़े समर्थक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े समर्थक के, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो जब अपोजिशन उसी नैरेटिव को एक्सेप्ट कर ले रहा है, ओढ़ ले रहा है, तो आप ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहां से कर पाएंगे। और तीसरी और आखिरी चीज ये कि जो नेशनल मूवमेंट की वैल्यूज थी, जिसके आधार पर संविधान बना था, उसको आप बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर रहे हो। यानी उसमें जो है वो सबको बराबरी नहीं है। नागरिकता का सवाल जो उठा है वो क्यों उठा, तो गोलवलकर की वही बात याद आती है कि भाई इस देश में सिर्फ हिंदू जो है नंबर 1 का शहरी बनकर रहेगा, बाकी सब नंबर 2 के शहरी बनकर रहेंगे। वो मैसेज आपने दे दिया। आपने इस देश के मुसलमान, ईसाई, सिख, उनको बता दिया कि तुम इस मुल्क में नंबर 1 के शहरी नहीं हो सकते, नंबर 2 के शहरी रहोगे। अगर अपना मुंह नीचा करके रहना पड़ेगा और जो तुम्हें खैरात मिल जाएगी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके खिलाफ कोई विरोध जताना नहीं पड़ेगा। और ये लोकतंत्र भूल जाओ। ये लोकतंत्र तो हमारा ऐसे ही है कि हमारे 303 सांसद चुने जाएंगे और उनमें से हम एक भी तुमको नहीं अपने अंदर आने देंगे। तो ये जो, और ये क्या, इसीलिए मेजोरिटेरियनिज्म, कम्युनलिज्म, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ जिनके रोशनी में सबको बता करके, तो उसमें सीधा मकसद ये था कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ही सबक सिखा सकते हैं और मुसलमानों को भी यही सबक सिखा सकते हैं। और वही एजेंडा लगातार चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल जैसे अपवाद हो जाते हैं या कभी कभी बिहार जैसा भी एक अपवाद हो जाता है कि उसमें लोग, लेकिन उससे उनका कंसर्न नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव हार जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी, तो वो उनका मकसद नहीं। उनका मकसद ये कि 2024 में वो किस तरह से जीत करके आएंगे, वो उनका असल मकसद है। और उसमें वो हर तरह से कामयाब नजर आते हैं मुझे। मतलब मुझे उसमें कहीं भी ये नहीं लगता कि उनके खिलाफ, चाहे वो किसान आंदोलन हो या बाकी अपोजिशन पार्टी की पॉलिटिक्स हो, वो कहीं भी नरेंद्र मोदी की इमेज में डेंट नहीं मार पा रहे।
मैं एक बात, मैं उस आपके दुख को या आपकी जो कंसर्न है उसको कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं अपना कंसर्न भी कर दूं। मैं हिंदू हूं, अपर कास्ट हिंदू हूं, लेकिन कल के सुबह मेरा दफ्तर खुलेगा कि नहीं खुलेगा इस डर से रोज जीता। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये एक आपको एक धर्म विशेष का होने की वजह से डर है। मुझे ये अपर कास्ट हिंदू होने के बाद भी नहीं मुझे नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे मुझे धर्म विशेष, मुझे मुसलमान होने की वजह से ये मेरा डर नहीं है। ये एक हिंदुस्तानी के होने पे है कि वो हिंदुस्तान जो हमारे नेताओं ने बनाया था पाकिस्तान बन जाने के बाद में ये कहा था कि हम इस मुल्क को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क की आवाम के साथ ये वायदा किया। ये सवाल देखिए, चाहे सेक्युलरिज्म हो, वो मुसलमान का कंसर्न नहीं है, वो इस देश का कंसर्न है। 80% लोगों का कंसर्न होना चाहिए, ना कि वो 20% अल्पसंख्यकों का कंसर्न। अगर इस देश में समाजवाद और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी ये मजबूत रहते हैं तो ये इस मुल्क की मेजोरिटी का कंसर्न होना चाहिए। और उसमें अगर डेंट लगता है या उसका कोई विकृत रूप सामने आता है, जो आगे आया अनफॉर्चुनेटली, तो वो कुर्बान अली की चिंता नहीं है, वो सबकी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा था जब मेजोरिटिज्म में कभी कभी कई लोगों को, मैं आपके रेफरेंस में नहीं, लोगों को लगता है कि जैसे हिंदू है तो बहुत मजे में है। हिंदू का मजा यह है कि सुबह मेरा दफ्तर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। मेरे जो भाई भतीजे भांजे कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी जब वो एक कौन सा दिवस होता है तो उनको भी वो जबरदस्ती पर्ची काटी जाती है कि वो कौन सा शुल्क दो। उस एक आरएसएस का एक दिवस होता है जिस दिन वो गुरु लोगों को पैसा ऐसा देना पड़ता है। सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, और अगर नहीं देंगे वो पैसा तो उनका तबादला भी हो सकता है और उनको सारी तरह की यातनाएं भी झेली जा सकती हैं। मैं इस बात को आपसे, अपने कष्ट को भी आपके साथ जोड़ रहा था, क्योंकि ये कष्ट एक मेजॉरिटी में रहने वाले उस आदमी का भी है। अब मैं अजीत झा साहब आपसे जल्दी से एक बात और कर लूं। कुछ लोगों के यहाँ प्रश्न है, मैं एक तो ओम प्रकाश जी आपको बता दूं, बीएसएफ का 50 किलोमीटर वाला जो मामला है वो 3 से 4 के समय उस पर अलग से डिस्कशन है, वो आप देख लीजिएगा। रामस्वरूप यादव जी कह रहे हैं कि भाई घर का मुखिया जब है, वो कह रहे हैं सर लोकतांत्रिक सोच क्या हमारे बीच है? परिवार के सदस्यों के बीच में भी मुखिया क्या सभी सदस्यों से सलाह मशवरा करके उसके बारे में निर्णय लेता है? अधिकतर नहीं, बचपन से। ये बात इंडिविजुअल बात है, मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे घर में मेरे पिता घर के मुखिया थे, लेकिन निर्णय शायद मेरी मां लेती थी सारे। हम क्या पढ़ना है, किसकी शादी कहाँ होगी, जो मेरे जीवन के इंपॉर्टेंट निर्णय है वो मेरी मां ने लिए। मैं अजीत झा साहब इस बेसिक चीज पे फिर वापस आके, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, एक कॉमन शिकायत ये जहां जहां पे ये मंत्रिमंडल बदला है ना, जहां जहां पे चीफ मिनिस्टर बदले हैं, वहां पे एक कॉमन शिकायत सत्ता पक्ष के विधायकों की भी है कि भाई ये सब तो आईएएस चला रहे हैं, ये हम लोगों की कुछ चलती नहीं है, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो। और मैं एक बेसिक चीज आपसे पूछ रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा अगर मंत्रिपरिषद भी बदल जाए? क्योंकि अगर वो आईएएस की एक लॉबी उसको चला रही है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं कि एक आईएएस से इस्तीफा दिलवा के उत्तर प्रदेश के नौकरशाह को की वो लगाम कस लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? ये कोई मंत्री बने। मैं अजीत झा साहब आपसे, देखिए, ये समझ भी जो है वो एक रणनीति का हिस्सा है। जब आप इस समझ को फैलाते हैं कि आईएएस चला रहे हैं, तो उसमें समाज में दो राय हो जाती है और आम लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि नेता लोग चोर होते हैं, नेता लोग उनके बीच में होते हैं, तो वो फैमिलियर होते हैं नेता लोगों के बारे में। ऑफिसर्स के बारे में, टेक्नोक्रेट्स के बारे में वो फैमिलियर नहीं होते हैं। वो कितने बड़े चोर होते हैं इसका उन्हें अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि वो डीएम 3 साल वहां रहता है, उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी कभी किसी से मुलाकात नहीं होती। तो ये ना आईएएस चला रहे हैं, ना एमएलए चला रहे हैं, ना मिनिस्टर चला रहे हैं, एक आदमी चला रहा है। और एक आदमी को अपना शासन चलाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि की तुलना में आईएएस या रिटायर्ड आईएएस ये उसको सूट करता है, क्योंकि उसकी कोई जड़ें नहीं होती, उसके ऊपर लोगों का कोई दबाव नहीं होता। जिस ढंग से भारे के सैनिक होते हैं उस ढंग से ये भारे के अधिकारी होते हैं नेता के। ये नेता के हाथ पांव हैं, नेता की सत्ता का विस्तार है। आईएएस चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, साइंटिस्ट चला रहे हैं। ये भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए
वो तानाशाह इस प्रचार को करते हैं, जानबूझ के करते हैं, जिससे लोगों में भ्रम बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।